कोशिका की संरचना। कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। कोशिका की संरचना। कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकाएं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से करते हैं। कोशिका का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से करते हैं। कोशिका का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के घटकों से होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं को अध्ययन की क्षमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका विभिन्न प्रकार के घटकों से बना होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकाएं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम हो। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। कोशिका अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम कोशिका को 3 भागों में बांट सकते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं।
कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर से एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल होती है। अर्धपारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं इसके आर पार जा सकती हैं, चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ आसानी से बाहर आ जा सकते हैं, चूंकि सभी पदार्थ नहीं। अतः इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसमें बीच बीच में अनेकों छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 भाग प्रोटीन का तथा इनमें बीच में एक परत लिपिड की होती है। इसके निम्नलिखित कार्य यह सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर से एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल होती है। अर्धपारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं इसके आर पार जा सकती हैं, चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। अतः इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसमें बीच बीच में अनेकों छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत लिपिड की तथा इसके बीच में एक परत लिपिड की होती है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करते हैं। यह कोशिका का एक निश्चित रूप आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। यह भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रित करती है। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर से एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल होती है। अर्धपारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं इसके आर पार आसानी से जा सकते हैं, चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। अतः इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसमें बीच बीच में अनेकों छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें दो परत प्रोटीन तथा इसके बीच में एक परत लिपिड का होता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करते हैं। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर से एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल होती है। अर्धपारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं इसके आर पार जा सकते हैं, चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। अतः इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसमें बीच बीच में अनेकों छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन की तथा
तथा इनमें बीच में एक परत लिपिड की का रहता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करते हैं। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर तथा अंदर आने में नियंत्रित करती है। जंतु में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबिलाई आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर से एक झिल्ली, एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य या सेमी परमेएबल होती है। अर्धपारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं इसके आर पार आसानी से जा सकते हैं, जबकि सब पदार्थ नहीं, अतः इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसके बीच बीच में अनेकों छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन की तथा इसके बीच में एक परत लिपिड की होती है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर तथा अंदर आने में नियंत्रण करती है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबिलाई आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर से एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जीवित और अर्धपारगम्य या सेमी परमेएबल होती हैं। अर्धपारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तु इसके आर पार आसानी से जा सकते हैं, जबकि चूंकि इस झिल्ली के अंदर कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, जबकि सभी पदार्थ नहीं, अतः इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं होता है। इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर यह दोहरी झिल्ली की तरह दिखाई पड़ती है, जिसके बीच बीच में अनेकों छिद्र मौजूद होते हैं। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 2 परत प्रोटीन की तथा इसके बीच में एक परत लिपिड की होती है। इसके निम्नलिखित कार्य यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका में भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर तथा अंदर आने में नियंत्रित करती है। यह जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबिलाई आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इसके निम्नलिखित कार्य यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाती है। पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण से घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका का सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करते हैं। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है।
इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका झिल्ली को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करते हैं। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरे होते हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करना, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य होती है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरे होते हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका एक जटिल पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इसके निम्नलिखित कार्य है। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। पादप कोशिका के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरे होते हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इनके निम्नलिखित कार्य यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरे होते हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य होती है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका कठोर एवं जटिल होता है। इसी के कारण कोशिका कठोर एवं दृढ़ होता है। इसी के कारण कोशिका कठोर एवं दृढ़ होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इसके निम्नलिखित कार्य है। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करती है। यह कोशिका की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है।
पादप कोशिका के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरे होते हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता में प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे आवरण द्वारा घिरे होते हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण कोशिका कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। यह कोशिका की रक्षा करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाख झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं के घना जाल को होता है। इसी जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिका के समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिका में इनका विस्तार कभी कभी केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है जबकि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कोन रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है। इसीलिए यह कोशिका द्रव में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करता है अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। एसिड और वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेता है। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करता है। इसी प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका विभाजन में के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्र के निर्माण में भाग लेती हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाते हैं। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखी झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं के घना जाल होता है। इसी जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती हैं। कोशिका में इनका विस्तार कभी कभी केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है जबकि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। कार्य अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है। इसीलिए यह कोशिका द्रव में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करता है अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है। इसलिए कोशिका द्रव में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती हैं अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है। इसलिए कोशिका द्रव में मुख्यतः पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती हैं अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। एसिड, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेती हैं। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। एसिड, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेते हैं। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं।
एसिड वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेता है। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इसी प्रक्रिया को झिल्ली जीवाश्म जनन कहा जाता है। एसिड वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेते हैं। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवाश्म जनन कहते हैं। एसिड वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेते हैं। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवाश्म जनन कहते हैं। कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करते 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 हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड विष तथा दवा का निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड विष तथा दवा का निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड विष तथा दवा का निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड विष तथा दवा का निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड विष तथा दवा का निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों का जानने का पथ बनाती हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जानने का पथ बनाती है। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जानने का पथ बनाते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जानने का पथ बनाती है। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जानने का पथ बनाते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जानने का पथ बनाती हैं। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। इसके कारण कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता 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 है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं के घना जाल होता है। इसी जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम कहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिका में समांतर नलिकाओं के रूप में फैले रहते हैं। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लीनुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है, इसलिए कोशिका द्रव में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लीनुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है, इसलिए कोशिका द्रव में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करता है, अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। एसिड वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेता है। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर झिल्ली बनाने में सहायता करता है। इन प्रक्रिया को झिल्ली जीवाश्म जनन कहते हैं। कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड विष तथा दवा का निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड तथा दवा का निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड विष तथा दवा का निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड विष तथा दवा का निरावीसीकरण
करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड या विष तथा दवा का निरविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाते हैं। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अंतःप्रद्रव्य का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित अनियमित नलिकाओं का जाल होता है। इस जाल को अंतःप्रद्रव्य जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कोशिका में यह समानांतर नलिकाओं की तरफ फैले रहते। कोशिका में इनका विस्तार समानांतर नलिकाओं के रूप में फैला रहता है और कोशिकाओं में इनका विस्तार केंद्र की बाह्य झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक, केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। चिकनी यह दो प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जलिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जलिका की झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। कार्य कोशिका झिल्ली में अंतःप्रद्रव्य जलिका की कोशिका झिल्ली में तरल द्रव भरा रहता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका की कोशिका झिल्ली में तरल द्रव भरा रहता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका की कोशिका झिल्ली में तरल द्रव भरा रहता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका की कोशिका झिल्ली में तरल द्रव भरा रहता है। इसके पदार्थ में जीव द्रव भरा रहता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है, इसलिए कोशिका द्रव पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करता है, अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है। इसके पदार्थों मुख्यतः कोशिका द्रव में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार होता है तथा अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है तथा यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली में भाग लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती हैं। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड, विष तथा दवा का निरविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाते हैं। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसिड, विष तथा दवा का निरविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाते हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाते हैं। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका पादप और जंतु कोशिका में यह पादप और जंतु कोशिका द्रव पदार्थों पादप और जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में सूक्ष्म शाखित और अनियमित नलिकाओं का जाल होता है, जिसे अंतःप्रद्रव्य जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और कोशिका में समांतर नलिकाओं के रूप में फैले रहती हैं और कोशिका में समांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती हैं। कोशिका में इनका विस्तार कभी कभी केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जलिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका की झिल्ली चिकनी होती है। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जलिका की झिल्ली, जो कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जलिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु एवं पादप कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म
जंतु एवं पादप कोशिका की कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं के घना जाल होता है। इस जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैला रहता है और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैले रहते हैं। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित और नियमित नलिकाओं के जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिका में इनका विस्तार और कोशिका में यह समानांतर नलिकाओं के रूप में फैला रहता है। कोशिका में इनका विस्तार केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। कोशिका में इनका विस्तार केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। कार्य अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लीनुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लीनुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लीनुमा नलिकाओं में तरल द्रव भरा रहता है। इसमें जीवद्रव पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करता है तथा कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। यह एसी और वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेता है। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर झिल्ली बनाने में सहायता करता है। कुछ वसा प्रोटीन एसीआर वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेती हैं। एसीआर वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेते हैं। कुछ वसा प्रोटीन के एसीआर वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेते हैं। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर एसीआर वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेते हैं। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर झिल्ली बनाने में सहायता करती हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका में इसका विभाजन केंद्र की बाह्य झिल्ली से कोशिका में इसका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्र के निर्माण में भाग लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली बनाने में भाग लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली बनाने में भाग लेते हैं। कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली बनाने में भाग लेती हैं। कशेरुकी के तरल पदार्थ में एसीआर विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। कोशिका में यह कोशिका द्रव केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। केंद्रक से आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। कोशिका द्रव से केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। इसके कारण कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। आरईआर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम
ऐसे कण है। राइबोसोम ऐसे कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। राइबोसोम ऐसे कण है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। राइबोसोम ऐसे कण है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। ये अंतःप्रद्रव्य